नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। बाजार में उतार चढ़ाव लगा रहता है। एक बिजनेसमैन आदमी के लिए ये आम बात हो सकती है, लेकिन ये वही बिजनेसमैन आपके पैसे को दांव पर लगाकर सबसे अमीर होने का दावा करे तो सवाल उठाना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हो रहा है गौतम अडानी के साथ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। उधर विपक्ष भी इस रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर चर्चा की मांग कर रहा है। लिहाजा विपक्ष का संसद से लेकर सड़क तक हंगामा जारी है। पार्टी की मांग है कि अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से करवाई जाए। शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में 5% की गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप पर जांच को लेकर कांग्रेस ने देश भर में एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन किया। लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने अडानी मामले में चर्चा की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। दोनों सदनों के स्पीकर्स ने सांसदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आम लोगों के पैसे का इस्तेमाल अपने दोस्तों की मदद के लिए कर रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होने दे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को तगड़ा झटका लगा है। कंपनी के मार्केट कैप में 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हो चुका है। कंपनी के अधिकांश शेयर नुकसान में हैं। खुद गौतम अडानी की निजी संपत्ति गिर रही है। गौतम अडानी 59.7 बिलियन डॉलर के साथ फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स की लिस्ट में 21वें नंबर पर पहुंच गए हैं। मुश्किलों में घिरे गौतम अडानी मामले को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है और इसकी आंच छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच गई है। अडानी को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। करोड़ों भारतीयों का स्टेट बैंक, एलआईसी और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों का पैसा अडानी की कंपनी मोदी जी के इशारे में लगाई गई है। आज 10 लाख करोड़ रुपया डूबने की स्थिति में है। हमारी मांग है इसमें जेपीसी से जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो और आम जनता का पैसा वापस हो, ये हमारी मांग है। प्रदर्शन धरना करने से उसके क्या राजनीतिक दल है, यदि प्रदर्शन करता है तो करे, मगर उससे क्या रिजल्ट है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एलआईसी भी उन प्रभावित इन्वेस्टर्स में से एक है और एलआईसी एक ऐसा संस्था है जिसमें आम लोगों का या यूं कहें निचले तबके के लोगों का पैसा लगा हुआ है, इसलिए लोगों की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। अडानी पर संग्राम छिड़ा हुआ है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, राजनीतिक दांव-पेच खेले जा रहे हैं और पूरे देश में आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी था। आरोप है कि जो इन्वेस्टर है, आम इन्वेस्टर है, उसका पैसा जो है उसको डूबने के कगार पर है और सरकार इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराए। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हैं, शशांक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही शेयर मार्केट के एक्सपर्ट नवोदित तिवारी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। गंगवानी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से पूरे देश में एक संग्राम छिड़ा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये जो सामान्य तौर पर बाजार की हलचल है, ये बाजार की हलचल किसी के इशारे पर जानबूझकर है? देखिए, हमारा वैकेशन जो सीधा सीधा आरोप है। आज कहीं ना कहीं अडानी इंटरप्राइजेस की बात करूं, चाहे अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, लगातार जिस प्रकार से, देखिए कुछ आंकड़े दूंगा तो अभय किशोर जी चीजें ज्यादा बेहतर स्पष्ट होगी। आज एलआईसी ने पहले जो अडानी इंटरप्राइजेस था उसमें इसका इन्वेस्टमेंट था 1%, जिसको 4.5 गुना बढ़ा के किया 4.23%। अडानी टोटल गैस में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट था 1%, जिसको 6 गुना बढ़ा के किया 5.96%। अडानी ट्रांसमिशन में 2.42% था, जिसको 1.5 गुना बना के किया 3.65।
अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% बढ़ा के 1.28, 28%। ये आंकड़े अभय किशोर जी इसलिए दे रहा हूं, आखिर किसके इशारे पर, किसके दबाव में एलआईसी ने लगातार जो रिलायंस की इनकी अडानी की कंपनियों थी, इसमें जो लगातार 4.5, 6 गुना, 1.5 गुना, 28%। और देखिए आज पूरे देश में लगभग अभय किशोर जी 27 करोड़ लोग जो है वो एलआईसी के पॉलिसी धारक है। सीधा सीधा हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आ रही है 24 जनवरी की, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि जो अडानी कंपनी के द्वारा मार्केट या स्टॉक का मैनिपुलेशन किया गया, अकाउंटिंग का फ्रॉड किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये सीधे सीधे तीनों आरोप है। हमारा सीधा सीधा कांग्रेस विपक्ष का ये आरोप है। आज क्यों प्रधानमंत्री चुप है, आज क्यों गृह मंत्री इस पे कोई बात नहीं कर रही है, क्यों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इतना बड़ा जो आम आदमी की गाड़े पैसने की कमाई जो लगभग 12 दिनों में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, उस पर कोई चर्चा क्यों नहीं हो रही है, उस पर कोई बयान क्यों नहीं आ रही है। सबसे प्रमुख जी अभय किशोर जी, सेबी जो एक ऐसी संस्था है जो इस प्रकार की वित्तीय मंत्रालय हो या शेयर का मैनिपुलेशन हो, अकाउंटिंग फ्रॉड हो, आज सेबी क्यों चुप है, किसके इशारे पर चुप है। आज ईडी देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में स्पष्ट आरोप है कि आज जो है शेल कंपनियां मॉरिशस, यूएई, अन्य विदेशों में शेल कंपनियां बनाई गई, स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। आज ईडी क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करती। आज ईडी 4000 से ज्यादा मामले बनाती है। अजय जी, एलआईसी और एसबीआई का मुद्दा आपने उठाया। कांग्रेस का ये कहना है कि एलआईसी का पैसा डूब रहा है और इससे लोगों को नुकसान है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि निश्चित तौर पर अगर अडानी के शेयर गिरे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का नुकसान है, लेकिन एक जो ये फीलिंग बनाने की कोशिश पूरे देश में की जा रही है कि एलआईसी जो है अडानी के शेयरों में उतार चढ़ाव के साथ डूब जाएगी, तो थोड़े से आंकड़े मैं भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एलआईसी ने जो अडानी ग्रुप के बॉन्ड और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया वो 35,917 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है। टोटल मार्केट वैल्यू एलआईसी के 41,66,000 करोड़, यानी अगर देखा जाए तो अडानी के शेयर्स और इक्विटी और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 1% है, 99% इन्वेस्टमेंट कहीं और। 27 जनवरी को अडानी ग्रुप में इक्विटी का जो बाजार मूल्य था इसका वो था 56,142 करोड़, और 24 जनवरी से 2 फरवरी के बीच की मैं अगर खास तौर पे तुलना करना चाहूँगा तो 24 जनवरी को एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट था वो 81,000 करोड़ था, जो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद 2 फरवरी को घटकर 43,000 करोड़ हो गया। 38,000 करोड़ का सीधा सीधा नुकसान जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भी एलआईसी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से 1 रुपया भी नहीं टूटा है। तो ये कैसे आप कहना चाहते हैं कि एलआईसी को जो है जिस तरह जो वहां का इन्वेस्टर है उसको सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा, या एलआईसी डगमगा रही है? देखिए दो अलग अलग बातें को जोड़ना चाहते। देखिए मेरा स्पष्ट हो, हमारा जो आंदोलन है वो एलआईसी के खिलाफ नहीं है। हमारा आंदोलन जो है अडानी के खिलाफ है, जो एलआईसी के 27 करोड़ पॉलिसी धारक है। कुछ आंकड़े आपने दिए तो कुछ आंकड़े मैं भी दे दूं। ये जो मैंने 4 आंकड़े दिए कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 6 गुना से 4.5 गुना बढ़ाया गया। क्या एलआईसी किसके अंडर में है? आज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है। बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के माननीय प्रधानमंत्री की अनुमति के क्या इन्वेस्टमेंट 6 गुना बढ़ाया जा सकता है? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा हमारा आंदोलन यह है, अगर केंद्र सरकार ने कोई संरक्षण नहीं दिया है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? हमारी तो सीधे सीधे 3 मांगे। आप ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाइए, आप खुलकर चर्चा कीजिए। अगर आप वो नहीं बनाना चाहते तो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश है उसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाए जो कंटिन्यूस जो है देश की जनता के सामने उसकी रिपोर्ट को पब्लिसाइज करे। तीसरी बात, आज कहीं ना कहीं देखिए 27 करोड़ जो पॉलिसी धारक है या करोड़ों जो एसबीआई के जो अकाउंट धारक है, आज उनकी संपत्ति तो स्पष्ट रूप से प्रभावित हो रही है। उस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। अब मेरे से बेहतर यहाँ नवोदित तिवारी जी बैठे हैं जो खुद शेयर मार्केट से जुड़े हैं। आज देखिए बहुत स्पष्ट आंकड़े दे दूं, पिछले 12 दिनों के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे आम आदमी को चोट पहुंचती है। एक आंकड़े और दे दूं अभय किशोर जी, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब जो अडानी जी की संपत्ति थी वो थी मात्र 37,000। अभी वर्तमान में कितनी है? 11 लाख करोड़। आज मेरे को बता दीजिए, क्या किसी बिना संरक्षण के, बिना केंद्र सरकार के समर्थन के एक बार मैं नवोदित तिवारी जी की ही राय लेता हूं, क्योंकि शेयर बाजार का मामला है, मैं समझूंगा, एक्सपर्ट से ही समझने की कोशिश करता हूं। नवोदित जी, जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी जी की सारी कंपनियों के जो टॉप मोस्ट कंपनियां उनके शेयर लगातार गिर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 100 अरब डॉलर का नुकसान उनको हो चुका है एक तरह से। और जो मेजर 5 कंपनियां हैं, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, इन सब को नुकसान हुआ है। एसीसी सीमेंट जो है उसको 25% के आसपास हुआ है, तो अडानी एंटरप्राइजेज को 76% तक का लॉस हो चुका है। ये जो हलचल चल रही है बाजार में, उसको आप एक शेयर एक्सपर्ट के रूप में किस रूप में देखते हैं?
देखिए, इस बात को सबसे पहले मैं शुरू करूँ उससे पहले मुझे एक कबीर का दोहा याद आता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब कहने का बात यह है कि ऐसी स्थिति क्यों हमारे भारत में आ जाती है जब एक विदेशी कंपनी जो शॉर्ट सेलिंग की कंपनी है, जिसका काम ही चीज़ों को बेचना और उसके बाद उसके रिपोर्ट्स को बाहर लाना और उसके बाद उन शेयरों में बिकवाली देखना, तो हमें किसी और देश के किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे इंडिया में जब हमारे देश के नागरिक गूगल के सीईओ तक बन सकते हैं, तो हमारे देश पर ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं जिन्होंने पहले भी ये बताने की कोशिश करी कि अदानी की वैल्यूएशन पर कहीं ना कहीं गैप है और बाजार से बड़ा कुछ भी नहीं होता इस चीज़ को बताने के लिए, और वही चीज़ हम मार्केट में होता हुआ भी देख रहे हैं। लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए और ये समझा जाए कि क्या वाकई में, जैसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि हिस्ट्री के सबसे बड़े कौन गौतम अदानी साहब हैं, तो मैं इस बात से उतनी सहमति नहीं रखता। और उसके सबसे जो बड़ा रीज़न है उसके पीछे वो ये है कि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेस है अदानी ग्रुप का, अगर मैं पेरेंट कंपनी की बात करूँ अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेस है। यहाँ पर लगातार आपको पूंजी निवेश की ज़रूरतें पड़ते रहती हैं। अगर आप सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें या उसके तरीके की जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है, उनको भी समय समय पर इतने बड़े पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो पूंजी इकट्ठा करना, उसे अपने बिजनेस में लगाना, क्योंकि जो मार्जिन होता है, जो अगर हम एक शेयर मार्केट के तरीके से देखें कि अगर 10 रुपए का बिजनेस करने के बाद 2 रुपए की कमाई होती है, तो वो 2 रुपए आपके मार्जिन हो जाते हैं। तो इस तरीके के बिजनेस में मार्जिन फ्रंट पर बहुत ही कम कमाई होती है और ये बहुत ज़्यादा पूंजी निवेश का बिजनेस है। तो इतना बड़ा धन ले लेना या इतने बड़े डेट पर चले जाना, ये वाकई में इसकी ज़रूरत तो रहती है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन गैप अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है। पहले शेयर्स जो थे वो 300 के पी मल्टीपल पर ट्रेड किया करते थे। बहुत सारे लोग जानते होंगे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के बारे में, जहाँ पे 1 रुपये कमाने के पीछे हम 300 रुपये देने को तैयार होते हैं किसी भी शेयर को। तो अब धीरे धीरे घट करके 100 के आसपास आते दिखाई दे रहा है और कई शेयरों के 7 के पी मल्टीपल पर भी अदानी पावर आ चुका है। अगर आप बात करें अदानी पोर्ट की, तो वो भी लगभग 17 के पी मल्टीपल पर आ गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल लेवल अब आप मान सकते हैं। लेकिन इतने बड़े पूंजी की आवश्यकता क्या वाकई होती है? तो इसका आंसर यस है, क्योंकि ये एक तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। बड़े बड़े पोर्ट्स का निर्माण, अदानी एयरपोर्ट की बात कर लें आप या अदानी पोर्ट्स की बात कर लें, तो ये छोटे बिजनेस का काम नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। निश्चित तौर पर इसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। शशांक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। शशांक जी, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हैं, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मूडीज, फिंच या स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, उन्होंने अडानी की रेटिंग गिरा दी है। यहाँ तक कि डाउ जोन्स ने अडानी ग्रुप को सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर कर दिया है। लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरह का पूरे देश में एक माहौल दिख रहा है कि इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, भारत की साख पर असर पड़ सकता है, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? अगर जी, पहले तो आपको नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं और 1991 के बाद जिस तरह से जो एलपीजी पॉलिसी देश में चल रही है, और हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट पर जो सरकारी नियंत्रण है वो लगभग नहीं के बराबर होगा। आज हम एडम स्मिथ की थ्योरी पर जब काम कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा राजनीतिकरण करना किसी आर्थिक विषय का, मुझे लगता है वो जितना नुकसान हिंडनबर्ग की कंपनी की रिपोर्ट आने के बाद अडानी को नहीं हो रहा है या पूरी इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा भारत के अंदर में राजनीतिक विरोध क्या हो रहा है। दूसरी बात, जिन आधार को लेकर मांग की जा रही है कि इसकी जेपीसी बनाई जाए या ये, मुझे याद आता है हर्षद मेहता का जब कांड हुआ था, उसके बाद में जेपीसी बनी थी। हो सकता है कि इस आधार पर ये मांग की जा रही है, लेकिन किसी कंपनी का शेयर किसी एक कंपनी के लिए गए उधार या उसके नेट वर्थ या उसकी नेट वैल्यू के कम होने के आधार पर होता है क्या? अगर एलआईसी का शेयर बूम करेगा तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो प्रदर्शन है, उसका जो आर्थिक प्रदर्शन है, उसके आधार पर उसके शेयर वैल्यू बूम करेंगे, चाहे वो एसबीआई का। वित्त मंत्री जब स्पष्ट कर रही है कि नहीं, एलआईसी और एसबीआई को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा इसमें अडानी का शेयर नहीं है, तो हम विदेशी कंपनी का पर तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन हमें अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। कारण ये है, एक तो हमारे यहाँ के जो बिलियनर्स जो हमारे यहाँ पे आते हैं, लीड आती है, उसमें भारतीय कितने, हम इस होड़ में पूरा मीडिया चला जाता है। क्योंकि वो जो नेटवर्क होता है किसी व्यक्ति का, उसके घर में उसकी पूंजी होती है क्या, उसके पास इतना पैसा उसकी जेब में होता है क्या? बेसिकली ये शेयर वैल्यूज होते हैं, उसका स्टॉक वैल्यू है, जिसके कारण
अब स्टॉक वैल्यू गिर रहा है तो अडानी की स्थिति, स्टॉक वैल्यू क्यों गिर रहा है? क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है। मेरा कहना है कि अगर इसमें कोई गड़बड़ियां हैं तो देशी इलाज इसका क्या हो सकता है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर गंभीरता से आरबीआई ने और सभी बैंकों ने इस पर जांच करनी शुरू कर दी है। हम जानते हैं कि सेबी ने भी एक निर्देश जारी किए हैं, आरबीआई ने भी निर्देश जारी किए हैं। कंपनी का पैसा, जनता का पैसा लगा होता है, सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन ये जो जवाब देना चाहते हैं, अजय गंगवानी जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। शायद अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय जी। अभय किशोर जी, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार है शशांक शर्मा जी, मुझे लगता है थोड़ा सा और स्टडी करने की आवश्यकता है इसमें डिटेल के लिए। आप सबसे पहले कह रहे हैं कि सेबी का स्टेटमेंट आया है, मुझे शशांक शर्मा जी बता दीजिए क्या स्टेटमेंट आया है, क्या उनका ग्राउंड है, बता दीजिए मुझे। दूसरी बात देखिए, स्पष्ट रूप से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि जो अडानी कंपनी ने अपने शेयरों को 42 गुना, किसको बोलते हैं अभय किशोर जी, आप देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता को सुनना चाहिए, 42 गुना शेयर को ओवर वैल्यू करके आप बेच रहे हैं। देश का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का, स्टॉक मैनिपुलेशन का, अकाउंटिंग फ्रॉड है, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास क्यों किए जा रहे हैं? दूसरी बात, आप ये देखिए, शशांक शर्मा जी भी इस बात को कह रहे हैं, अगर आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई अस्पष्ट समर्थन नहीं किया है, तो आप जेपीसी की जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप न्यायाधीश की अध्यक्षता में क्यों कमेटी नहीं बना जाते? आप संसद में क्यों चर्चा से भागते हैं? आज वित्त मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पे बैठी है, आज निर्मला सीतारमण का एक बयान क्यों नहीं आता? प्रधानमंत्री का एक बयान क्यों नहीं आता? आप सेबी क्या कर रहा है? सेबी का दायित्व तो क्या है? आज सेबी में अगर कोई भी स्टॉक मैनिपुलेशन होता है, अकाउंटिंग फ्रॉड होता है, जिसमें आम जनता के हितों को सीधा चोट पहुंचती है, तो सेबी को कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? एक भी बयान क्यों नहीं आ रहा सेबी का? अडानी के अलावा क्या दूसरा पूंजीपति होता तो सेबी कार्रवाई करती या नहीं? इस बात का जवाब शशांक जी को भी देना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बैठे हैं, ये मेरे से बेहतर स्थिति को समझते हैं। क्या स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हुआ? मुझे बता दें नवजीत तिवारी जी, क्यों जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं? ये खुद स्टॉक मार्केट बैठे हैं। दूसरी बात, आपको स्पष्ट कर दूं, आज जो उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया हिंडनबर्ग में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है अडानी का जो बिजनेस है वो डेड फुल बिजनेस, मतलब आप अपनी संपत्ति कुछ नहीं लगा रहे हैं। आज जो देश की वित्तीय संस्थाएं हैं, देश का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, निजी बैंकों से सिर्फ लोन लेके पूरा इन्वेस्टमेंट सुनकर ये एक जो और आरोप है, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम आ रहा है, तो मैं नवोदित जी से एक राय लूंगा। नवोदित जी, जो 5 अभी टॉप 5 कंपनीज की बात मैं कर रहा था, उन टॉप 5 कंपनीज पर अडानी ग्रुप ने 2,01,000 करोड़ का कर्ज ले रखा है। ये आंकड़े हैं, सभी के सामने हैं, कहीं से भी इसको उपलब्ध किया जा सकता है। लेकिन इसमें से जो इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या भारतीय बैंक हैं, उनका पैसा 38% लगा, यानी 80,000 करोड़ रुपए। सबसे बड़ा फाइनेंस जो लगा हुआ है वो स्टेट बैंक का ही लगा हुआ है, जिसकी चर्चा अजय जी भी अभी कर रहे हैं। 27,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का लगा हुआ है, 7,000 करोड़ रुपए पीएनबी का। ये 2 बड़े फाइनेंस हैं। अब अगर जिस तरह से अडानी ग्रुप की रेटिंग कम हो रही है, अडानी ग्रुप की पूंजी जो है, शेयर मार्केट वैल्यू लगातार अगर गिर रही है, तो आपको क्या लगता है कि इन बैंकों की जो वित्तीय साख है या इनका जो इन पर जो मार्केट का भरोसा है, इसमें कहीं नुकसान हो सकता है? इस बात का वैसे मैं जो जवाब देना चाहूँगा कि इससे बैंकों के जो शाख की आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई ने एक अभी हाल ही में प्रेस रिलीज़ किया और उन्होंने बताया कि जो टोटल एक्सपोजर है एसबीआई का लोन के प्रति, वो टोटल इनके लोन बुक का 0.90% है, जो कि एक कंफर्टेबल लेवल है। कई बार क्योंकि एसबीआई बहुत छोटी बैंक नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर लोन देती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडानी ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे फैमिली बिजनेस ग्रुप हैं इंडिया में जिन्हें एसबीआई केटर करती है लोन। तो बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है और इससे बहुत बड़ा बदलाव, जैसे आपने पहले ही बताया था कि एलआईसी का जो टोटल एयूएम है वो लगभग 41 लाख करोड़ का है, उसमें से केवल 1% से भी कम का एक्सपोजर अडानी ग्रुप्स में है। तो वैसा ही कुछ एसबीआई की स्थिति भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंडनबर्ग की बातों पे इतना वेटेज देने से, जैसे भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक ग्लोबल इकोनॉमी बनने की तैयारी कर रही है, और अगर हम किसी विदेशी रिपोर्ट पर सेबी की तरफ से बहुत जल्दी अगर हम देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे वित्तीय संस्थानों की कमजोरी बताता है। तो अगर आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं संसद में? अगर आपको कोई गलती नहीं है, आप एकदम पाक साफ है, तो क्यों चर्चा से भाग रहे हैं? नहीं, सेबी की तरफ से इसको लेकर के बयान आ चुका है। इवन आरबीआई ने भी इसको लेकर के बयान दे दिया है। आपको स्वीकार करेंगे। ठीक है अजय जी, अगर मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बात कहूं तो उन्होंने भी ये बयान तो दिया ही है कि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना काम करेंगे, उनको कोई रोक नहीं रहा, जांच करने से कोई रोक नहीं रहा। लेकिन क्या आपको लगता है इस देश की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो सफिशिएंटली इक्विप्ड नहीं है? क्या वो इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है? अजय जी,
बहुत अच्छा प्रश्न है किशोर जी, मैं खुद, यही मेरा प्रश्न है, आज सेबी का कोई इन्वेस्टमेंट आया क्या, उसका स्टेटमेंट आया क्या? ये अन्य जो भारतीय संस्थाएं हैं जो वित्तीय अनियमितताओं की जांच करते हैं, किसी का एक का भी ऑफिशियल का स्टेटमेंट आया क्या, मुझे बताइए। आज 24 जनवरी को रिपोर्ट आती है, आज 4 नवोदित जी कहना चाह रहे हैं सेबी का स्टेटमेंट आया, तो मैं एक बार नवोदित जी की बात सुनता हूं कि सेबी ने क्या कहा है। जी नवोदित जी, क्या कहा सेबी ने? सेबी ने बता दिया कि जो भी उनके जो गाइडलाइंस होते हैं किसी भी चीज़ को, रिस्क का जो मीटर होता है या जिस कारण से वो एएसएम लिस्ट में डालते हैं, तो उस तरीकों को पूरे देखा जा रहा है अदानी ग्रुप के मामले पर, और अभी तक सब कुछ ठीक दिखाई पड़ता है उनको, ये उन्होंने बताया। इवन आरबीआई की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि जो बैंकों का लोन एक्सपोजर है वो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल में, और ऐसी कोई चिंता की स्थिति नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं कि हमारे देश की रेगुलेटरी बॉडीज कुछ नहीं करती, तो अगर आपको सहारा श्री के समय का याद हो, तो सेबी एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी जिन्होंने सहारा जी को जेल की सलाखों के पीछे डाला। वर्तमान की बात कीजिए मेरे से आप। मैं देखिए, मैं उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक ही कह रहा हूँ, क्या क्यों उस पे नहीं, मैं तो शुरुआत में ही आपको बताया था कि निंदक नियरे राखी वाली बात मैंने आपसे पहले भी कही थी। तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन बिगेस्ट कौन और इस तरीके की बात कर देना, ये मेरे को सही नहीं लगता। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, अगर कोई गलत चीज हो रही है, ये आपका भी नैतिक दायित्व है कि आप सही चीजों पर प्रकाश डालें। नहीं, मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर बाजार में 5 की बात नहीं है, आप आम चलिए एक बार फिर शशांक, अजय जी एक बार फिर शशांक जी की राय भी जानते हैं। शशांक जी, इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, बिल्कुल ये इंटरनेशनल, जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस आता हूँ। शशांक जी, जिस तरह से भारत में निवेश पिछले कुछ समय से बढ़ा था, अगर हम देखें तो शायद 888 अरब डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है पिछले कुछ दिनों में। जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसमें इस तरह की जो घटनाएं होती हैं जिसमें किसी संस्था के, किसी इंडस्ट्री की, किसी एंटरप्राइजेज की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने लगते हैं, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगने लगते हैं या ओवर प्राइसिंग के आरोप लगते हैं, तो क्या इससे भारत में निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है शशांक जी? देखिए अगर जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस देश में ये दोनों जो वित्तीय संबंधी विषय के विशेषज्ञ हैं, दोनों इस बात को जानते हैं कि भारत में पिछले 70-72 वर्षों में, चाहे वो चीन का युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, हर्षद मेहता का स्कैम हो, चाहे केतन पारेख का स्कैम हो, चाहे मंदी आई हो, चाहे जो भी हुआ हो, इस देश में निवेश को और शेयर मार्केट को कोई रोक नहीं पाया, ये इस तरह पर बढ़ता रहा है। लेकिन यह जानकारी यही है कि सेबी ने निर्देश दिया है कि जो अडानी होल्डिंग ग्रुप है, उसमें एसपीवी का, स्पेशल पर्पस व्हीकल का, उसका ब्यौरा मांगा गया है। दूसरी बात, जो कुछ ऐसी बातें, ऐसे डिस्क्लोजर, ये राइटर्स की खबर बता रहा हूँ अभय जी, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, कि जितने भी लिस्टेड स्टेट में जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेबी उन सब ट्रांजेक्शन को जांच करने के निर्देश दिए हैं, और जिन विषयों को सेबी डिस्क्लोजर नहीं मानती है, अडानी ग्रुप के एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो उन डिस्क्लोजर को भी अडानी ग्रुप से मांग की गई है, जिससे कि इस पूरे ट्रांजेक्शन की जांच हो सके। तो इसलिए सेबी चुप बैठा है, ये बात सही नहीं है। मैं ये समाचार पत्र की खबर बता रहा हूँ, राइटर एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, क्योंकि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जांच करने वालों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कही कि देखिए, तत्कालिक इकोनॉमी जो शेयर मार्केट है ना, वो सेंटिमेंट्स और इमोशंस पर चलता है। ये बराबर शेयर गिर रहा है, ये सेंटिमेंट्स और इमोशन के कारण गिर रहा है, क्योंकि गड़बड़ी है, क्योंकि आदमी अपना पैसा बचाना चाहता है, इसलिए फिर वो बल्क में सेलिंग करता है। तो क्षणिक तौर पर इसका नुकसान होता है, बड़ी भारी मात्रा में होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर गड़बड़ियां उतनी नहीं है, हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट लोन लेती है, हर कंपनी के अंदर में कुछ कुछ रेगुलेटरीज होते हैं, मैं इससे इंकार नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। रेगुलेशन होना चाहिए, कोई चीज हो रही तो उसकी जांच जो भी सक्षम एजेंसी उससे होनी चाहिए। बाकी रही बात विपक्ष की भी कि वो अगर जेपीसी की मांग कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से जांच की मांग कर रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, चर्चा तो होनी चाहिए। तो एक आखिरी सवाल नवोदित जी आपसे, जो अभी मैं कुछ समय पहले ही देख रहा था, 9 लाख से 18 लाख करोड़ रुपए गौतम अडानी जी की संपत्ति एक साल में पहुंच जाती है। एक दिन की उनकी कमाई 1600 करोड़ रुपए, एक घंटे की कमाई 67 करोड़ रुपए है। क्या आपको लगता है जेन्युइन तरीके से इंडिया में जो भी कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ इतनी हो सकती है शेयर ट्रेडिंग से या उस मार्केट से?
देखिए, शेयर ट्रेडिंग से ग्रोथ कहना सही नहीं होगा। ये एक तरह से मार्केट का सेंटिमेंट है जो चीज़ों को ऊपर या नीचे करता है। लेकिन ये कहीं बुलबुला तो नहीं है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड तो नहीं है। आर्टिफिशियल क्रिएटेड पे जो मॉरिशस बैक्ड जो एक बात कही जा रही है कि पैसा पहले मॉरिशस जाता है, वहाँ से अदानी अपने ही शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं और इसके कारण से उनके प्राइसेस बढ़े हैं। लेकिन अगर जो शेयर मार्केट वाले होते हैं वो एक चीज़ देखते हैं जिसको कहा जाता है इक्विटी डिलीवरेबल क्वांटिटी, यानी कि कितनी शेयर आज खरीदी जा रही है और उसमें से कितनी आगे समय के लिए डिलीवरी में कन्वर्ट हो रही है। तो जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा था तो ऐसी कोई बड़ी इक्विटी डिलीवरेबल्स नहीं आ रही थी। इसका मतलब मार्केट को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा था। और ऐसी संस्थाएं हमारे यहाँ पर हैं जो इस तरीके की चीज़ों को हमेशा सामने रखते आई है। तो मुझे नहीं लगता, और जिस तरीके से डेट लिया गया है या प्रीपेमेंट की भी बात करें, 2024 सितंबर में इनको प्रीपेमेंट करना था, अपनी प्लेजिंग छुड़ानी थी शेयर्स की, इन्होंने आज ही 9,100 करोड़ रुपए के प्रीपेमेंट कर दिए समय से पहले। तो अभी तक कोई डिफॉल्ट का कोई खबर नहीं है। मार्केट का रिएक्शन थोड़ा ज्यादा है और मार्केट हमेशा ऐसा ही चलता है, सीढ़ी पर चढ़ता है और लिफ्ट से ही उतरता है। तो मार्केट की गिरावट हमेशा तेज होती है, सेंटीमेंट सुधरने में समय लगेगा और चीजें जांच करने वाली एजेंसीज बिल्कुल इस चीज के लिए जांच कर ही रही हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ये एक मुद्दा है, चर्चा का विषय है, क्योंकि जहां देश के करोड़ों लोगों के पैसे और देश की अर्थव्यवस्था, देश के सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पर भरोसे की बात हो तो वहां कोई कोताही की ही नहीं जा सकती। बहरहाल अजय जी आप, शशांक जी आप और नवोदित जी आप तीनों इस चर्चा में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो भूचाल पूरे देश में आया हुआ है उसकी, और कांग्रेस जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। आज पूरे देश में उसका प्रदर्शन था। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग कर रही। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो भूचाल है वो देश की अर्थव्यवस्था को पर कोई बुरा असर तो नहीं डालता। फिलहाल इसकी कोई आशंका दिखाई नहीं दे रही। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।